अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और अपने एमडी कैट की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो मेरे बच्चे, मंजिल सीरीज के एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ मैं और मेरी टीम आपके एमडी कैट की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, चार चांद लगाने के लिए और तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए हाजिर है। मेरा बेटा, आपको जो ये वन शॉट लेक्चर की सीरीज दी जा रही है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट आप किस तरह से उठा सकते हैं। नंबर एक, लेक्चर को तरीके से फोकस के साथ सारी नोटिफिकेशंस को ऑफ करके तमीज से देखो एक सेटिंग में। लेक्चर के प्रॉपर नोट्स बनाओ, जिन क्वेश्चन को टीचर दौरान लेक्चर सॉल्व कर रहे हैं उनको देखो और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स कितने बेहतर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके जितने ऐसे दोस्त हैं जिनका आपको पता है कि उनका बैकलॉग जमा होता जा रहा है और उनका कोर्स मुकम्मल नहीं हुआ, उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, उनको लाजमी इन वन शॉट लेक्चर्स को देखने के लिए रिकमेंड करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। साथ ही साथ मैंने मेक श्योर किया है कि मैं और मेरी टीम के जितने टीम मेंबर्स हैं वो आपको इस वन शॉट लेक्चर में हर वो चीज कवर कराएं जो पीएमडीसी का एमडी कैट क्रैक करने के लिए जरूरी है। ना तो पीएमडीसी के सिलेबस से बाहर जाके कोई एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए, ना पीएमडीसी के सिलेबस में रहते हुए कोई चीज कम की जाए। तो ये जो वन शॉट लेक्चर है ये आइडियल, डेडिकेटेड, टारगेट ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं एमडी कैट 2026 को क्रैक करने के लिए। मेरा बेटा, ये वही पूरी की पूरी टीचिंग टीम है जिसने जस्ट लास्ट ईयर 2025 में 220 से ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करे हैं इस फिजिकोमैटिक्स के प्लेटफॉर्म से, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अगर मैं आपको शो करूंगा तो मेरे बच्चे, ये सारे के सारे वो रिजल्ट्स हैं जो इसी टीम ने प्रोड्यूस किए हैं, जो आपको मंजिल सीरीज के अंदर वन शॉट लेक्चर्स दे रही है। आप देखोगे तो इसके अंदर आपको जैसे ये सैयद महमूद नजर आ रहा है जिसकी सिंध के अंदर पहली पोजीशन थी, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं। दादू में पोजीशन, मिटियारी की पोजीशन, सांगड़, सखर, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान, ये सारी पोजीशंस आपको नजर आएंगी physicomatic.com के रिजल्ट वाले सेक्शन के ऊपर। उमरकोट, कराची, नौशहरो फिरोज, सांगड़, लाइन से मेरा बेटा आप देखते चले जाओगे, देखते चले जाओगे। ये टोटल आपके पास कोई 200 के करीब डॉक्टर्स हैं, 220 के करीब डॉक्टर्स हैं जिनकी आपको तस्वीरें यहां पे नजर आ रही होंगी। तो मेरे बच्चे, यही पूरी टीम आपको भी एमडी कैट की प्रिपरेशन करा रही है और जिस तरह से आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन कराई जानी चाहिए बिल्कुल वैसे ही आपको लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं। तो अब आपके पास कोई भी लूप होल नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए कि हमारे एमडी कैट के अंदर अच्छे नंबर क्यों नहीं आए। तो उम्मीद है आप अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करोगे और बहुत अच्छा एमडी कैट का स्कोर लेकर आओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वन शॉट लेक्चर सीरीज के अंदर आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चों, और आज वाला जो चैप्टर है इसका नाम हमारे पास क्या है? प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट्स के बारे में जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स होते क्या हैं। तो बच्चों, प्रोकैरियोट्स जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। देखो, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है फॉल्स, और कैरियोट्स की अगर हम बात करें तो कैरियोट्स निकले कैरियन से, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इससे क्या मुराद है बच्चों? प्रोकैरियोट से मुराद है ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके पास फॉल्स न्यूक्लियस मौजूद होगा। फॉल्स न्यूक्लियस से क्या मुराद है बच्चों? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के पास होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद ना हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, और सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स भी मौजूद नहीं है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनील भी मौजूद नहीं है। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स। हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नंबर वन इज द प्रोकैरियोट, नंबर सेकंड आर द यूकैरियोट्स।
यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट्स का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा हम उनको नाम देंगे यूकैरियोट्स, जिनके पास फॉल्स न्यूक्लियस होगा उनको हम नाम देंगे प्रोकैरियोट्स। फॉल्स न्यूक्लियस से क्या मुराद है कि उनके पास न्यूक्लियस के पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट इज एब्सेंट। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो उनका जो न्यूक्लियर कंटेंट होगा वो साइटोप्लाज्म में मिक्सअप हो जाएगा। इन शॉर्ट यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनील्स भी मौजूद नहीं होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट की बात करें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, बात समझ आ रही है? तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब दे आर यूनिसेलुलर। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स इट मीन दैट दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट लैक अ डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। सही है वही बात। और अदर स्पेशलाइज्ड इंटरनल स्ट्रक्चर जिनको हम ऑर्गेनील्स की बात कहते हैं, तो वो इनके पास एब्सेंट होते हैं। दे आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ सेलुलर लाइफ ऑन द अर्थ। कह रहे हैं कि ये सबसे सिंपलेस्ट होते हैं और इस अर्थ में जो लाइफ पाई जाती है तो सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म जो है वो किसको कंसीडर किया जाता है, वो प्रोकैरियोट्स को ही कंसीडर किया जाता है। टाइम के साथ साथ प्रोकैरियोट्स के अंदर मॉडिफिकेशन आती गई, फिर यूकैरियोट्स है, फिर यूकैरियोट्स के अंदर और मॉडिफिकेशन आती गई। तो ये चीज याद रखनी है, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे पुराने जानदार जो तस्लीम किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, वो प्रोकैरियोट्स को किया जाता है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है बच्चों। अच्छा, प्रोकैरियोट्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर मेनली हमने तीन चीजों को डिस्कस करना है। बैक्टीरिया को डिस्कस करना है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, उसकी शेप्स को डिस्कस करना है और इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करना है। जस्ट अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, मतलब अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो प्रोकैरियोट्स की जब भी बात करेंगे तो उसके अंदर मेन हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या चीजें बैक्टीरिया के पास मौजूद होती हैं। तो बच्चों याद रखना है, जैसे आमतौर पे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आप लोग के सामने एक बैक्टीरिया ड्रॉ किया। फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरिया है। तो इस बैक्टीरिया के पास आमतौर पे मोस्टली इस बैक्टीरिया के पास जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है दैट इज द सेल वॉल। जो मैंने व्हाइट कलर की बनाई है ये हमारे पास क्या है, सेल वॉल। और इस सेल वॉल के अंदर जो मैंने ग्रीन कलर की लेयर बनाई है दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन जिसको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी दे सकता हूं। तो ये सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, तो ये चीज यहां पे याद रखनी है। अब होता क्या है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल के बाहर भी इजाफी एक लेयर मौजूद होती है। ये इनकी सेल वॉल है और इस सेल वॉल के बाहर भी इनके पास एक इजाफी लेयर यहाँ पे मौजूद होती है। इस इजाफी लेयर को हम नाम देते हैं इस इजाफी लेयर को हम नाम देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है, इसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जो सेल वॉल के बाहर मौजूद होती है कुछ बैक्टीरियाज के पास। अब ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह की हमारे पास हो सकती है बच्चों, इसको हम कैप्सूल का नाम भी दे सकते हैं और इसको हम स्लाइम का नाम भी दे सकते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑफ टू टाइप्स, या तो ये कैप्सूल है या तो ये स्लाइम है। वो क्या डिफरेंस है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि एक बैक्टीरिया है, उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन आमतौर पर सेल वॉल होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके पास सेल वॉल के अलावा एक आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। और ये ग्लाइकोकैलिक्स इसके पास ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह की होती है, या हम कह सकते हैं ये दो तरह की मेम्ब्रेन में डिफरेंशिएबल है। कौन कौन सी, नंबर वन इज कैप्सूल एंड नंबर टू इज स्लाइम। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखो इसी एक लेयर को हम यहाँ पे डिस्कस करें तो नंबर वन इज अ कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या है, ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड लेयर है जो सेल वॉल के साथ टाइटली एडहेरेंट होगी। तो ये चीज याद रखनी है। अगर एमसीक्यूज है, सेल वॉल के साथ ग्लाइकोकैलिक्स की ऐसी कौन सी लेयर है जो टाइटली एडहेरेंट है, टाइटली अटैच्ड है, तो बच्चों उसको याद क्या रखना, उसका नाम क्या है, कैप्सूल। तो कैप्सूल टाइटली अटैच होता है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। किससे मिलके बना है, पॉलीसैकेराइड से मिलके बना होता है। और कैप्सूल का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, कैप्सूल पैथोजेनिसिटी में इंक्रीज करवाता है। कैप्सूल पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करवाता है, मतलब इस बैक्टीरिया को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। पैथोजेन क्या होते हैं, ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर सकते हैं।
तो बैक्टीरिया भी डिजीज कॉज कर सकता है। इसकी डिजीज कॉज करने वाली पावर को इंक्रीज करवाते हैं ये कैप्सूल्स। अगर एक बैक्टीरिया है जिसके पास कैप्सूल है तो वो ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा डिजीज कॉज कर सकता है क्योंकि वो एनवायरमेंट से अपने आप को बचा रहा है। बात समझ आ रही है? उसके पास एक प्रोटेक्टिव आउटर शील्ड मौजूद है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये एक विरुलेंस फैक्टर होता है, मतलब ये एक ऐसा फैक्टर है जो बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करवा रहा है और बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से बचा रहा है। फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सेल किसी भी दूसरे सेल को खा रहा होता है, इंगल्फ कर रहा होता है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो हमारे इम्यून सेल्स बैक्टीरिया को खाने की कोशिश करेंगे। तो एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास कैप्सूल मौजूद है वो फैगोसाइटोसिस से बच जाएगा। बात समझ आ गई? वो स्ट्रॉन्गर बैक्टीरिया कहलाएगा, वो ज्यादा पैथोजेनिक होगा। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। बाकी स्लाइम लेयर की बात करें तो ये अनऑर्गेनाइज्ड होती है और लूजली अटैच होती है, वाटर सॉल्युबल लेयर होती है। ये चीज यहाँ पे याद रखना, लूजली अटैच है। अगर सवाल आए कि ग्लाइकोकैलिक्स की ऐसी कौन सी लेयर है जो टाइटली अटैच है बच्चों, तो उसका नाम क्या होगा? कैप्सूल। जो लूजली अटैच है बच्चों उसका नाम क्या होगा? स्लाइम। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, जिसका मेन काम क्या होता है? ये बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन से बचा रही होती है और एडहेरेंस में हेल्प करती है, चिपकने में हेल्प करती है किसी दूसरे बैक्टीरिया के साथ या किसी भी मीडियम में, किसी भी सरफेस पे एडहेरेंस में हेल्प करेगी या फिर ये बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन से बचा रही होगी। तो ये चीज आपने यहाँ पे इसके बारे में याद रखनी है बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो वो दो तरह के बच्चों, कैप्सूल है और स्लाइम है। कैप्सूल टाइटली अटैच होता है, टाइटली एडहेरेंट है। स्लाइम लूजली अटैच है। तो ये चीज यहां पे याद रखनी है। कैप्सूल का फंक्शन होता है कि ये पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करवा देता है, तो हम कहेंगे पैथोजेनिसिटी इंक्रीज हो जाती है, पैथोजन पावर इंक्रीज कर जाती है। ये चीज याद रखनी है। जबकि स्लाइम का फंक्शन क्या है कि ये एडहेरेंस में हेल्प करवा रहा है, एडहेरेंस में हेल्प करवा रहा है और साथ साथ डिहाइड्रेशन से बचा रहा है, डिहाइड्रेशन से बचा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। पैथोजेनिसिटी कैसे हो रही है इंक्रीज? क्योंकि ये प्रिवेंट कर रहा है, कैप्सूल की वजह से बैक्टीरिया प्रिवेंट हो रहा है बाय द प्रोसेस नोन एज फैगोसाइटोसिस। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है कैप्सूल के बारे में और स्लाइम के बारे में। अच्छा भाई, आगे मूव करते हैं। तो आगे हमारे पास क्या आ रही है? बैक्टीरियल सेल वॉल। जैसे मैंने बच्चों आप लोग को पीछे डायग्राम में बताया भी था कि बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है आमतौर पे, दैट आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द सेल वॉल। अब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है, जिसका नाम क्या होता है बच्चों? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये चीज याद रखनी है। देखो पेप्टाइड का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन। क्लियर है? और ग्लाइकन का मतलब क्या हो गया? ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल हो गया, प्रोटीन प्लस ग्लूकोज इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे याद रखनी है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेल वॉल हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और दूसरे को हम नाम देते हैं ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। अब वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? जिसको हम म्यूरेइन का नाम भी दे रहे होते हैं। क्लियर है? अब ये किससे मिलकर बनी हुई है? ये डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है, जैसे एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमाइन, देखो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, अमाइन का मतलब प्रोटीन भी आ गया। क्लियर? और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये दोनों चीजें मिलके हमारे पास जो है वो ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बना रही हैं। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मैं आप लोग को बता रहा था। एक को हम नाम देते हैं ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म और एक को हम नाम देते हैं ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। के ग्राम नेगेटिव क्या होता है और ग्राम पॉजिटिव क्या होता है। अब इसके कुछ हम डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अब देखो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर अगर हम पहला डिफरेंस देखें तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है ये एक बैक्टीरिया है जिसकी मैं बना रहा हूं ये सेल मेम्ब्रेन।
ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह समवट, क्लियर है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। अब ये दूसरा बैक्टीरिया है, उसके पास भी दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आ रहा है, तो दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल। सेल वॉल किससे मिलकर बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर से। अब ये देखो जो मैंने दो तरह के बैक्टीरियाज यहाँ पे बनाए, तो एक बैक्टीरिया है जिसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिक है, और एक बैक्टीरिया है जिसके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिन है। ये देखो दिस इज द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, और ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर कैसी है बच्चों, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है। जबकि ये वाला जो बैक्टीरिया है इसके पास जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है बच्चों वो कैसी है, थिन है। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसकी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिक होगी उसको हम नाम देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ऐसा बैक्टीरिया जिसकी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिन होगी उसको हम नाम देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, जिसका पहला डिफरेंस क्लियर है। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो एक्सट्रीमली थिन है और सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स गिनवा दी, तो ये आप कह लो एक्सट्रीमली थिन है और ये सिंगल लेयर हो सकती है, तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा भाई आगे चलते हैं। तो टिक्विक एसिड एक एसिड होता है जो हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज की सेल वॉल में मौजूद होता है। तो टिक्विक एसिड किस में होता है, ग्राम पॉजिटिव में होता है और ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। तो हम इसको इस तरह से शो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि दिस ब्लू वन इज द टिक्विक एसिड। तो ये टिक्विक एसिड आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर नजर आ रहा है और ग्राम नेगेटिव के अंदर ये टिक्विक एसिड एब्सेंट है। सो दिस इज अ टिक्विक एसिड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज अ टिक्विक एसिड। तो ये चीज आपने यहाँ पे सेकंड डिफरेंस जो है वो आपने यहाँ पे याद रखना है। थर्ड डिफरेंस क्या कह रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, ये आप देखो इसमें जो है ये ग्राम पॉजिटिव है, तो ग्राम पॉजिटिव के पास यहाँ पे कोई भी दूसरी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है सेल वॉल में। लेकिन ग्राम नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे सेल वॉल में एक आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, तो दिस इज अ आउटर मेम्ब्रेन। तो ये एक आउटर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अंदर एब्सेंट होगी, तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड। किससे मिलके बनी है, लिपोपॉलीसैकेराइड से। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है किससे मिलके बनी है, लिपोपॉलीसैकेराइड से मिलके बनी है। बात समझ आ गई, लिपोपॉलीसैकेराइड मतलब लिपिड और पॉलीसैकेराइड। अब जब ग्राम पॉजिटिव के पास आउटर मेम्ब्रेन है ही नहीं तो ये लिपोपॉलीसैकेराइड से मिलके भी नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पे तो आउटर मेम्ब्रेन ही नहीं है। बात समझ आ रही है। तो ये डिफरेंस आपने यहाँ पे याद रखना है। फिर प्री प्लाज्मिक स्पेस की बात करें तो वो स्मॉल होता है या हम कहते हैं कि वो होता ही नहीं है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में प्री प्लाज्मिक स्पेस मौजूद होता है। देखो प्री प्लाज्मिक स्पेस से क्या मुराद है, आप यहां पे देख रहे हो ना, ये क्या सेल मेम्ब्रेन, ये क्या आउटर मेम्ब्रेन, इसके बीच में ये स्पेस मौजूद है। दिस स्पेस इज कॉल्ड प्री प्लाज्मिक स्पेस। इसका नाम क्या होता है, प्री प्लाज्मिक स्पेस। तो ग्राम नेगेटिव के अंदर ये आपको प्री प्लाज्मिक स्पेस अच्छे से नजर आ रहा है, जबकि ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं तो उसके पास प्री प्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट होता है, या आप कहते हो निग्लेक्टेबल होता है। हम इसको निग्लेक्ट कर लेते हैं, इतना छोटा होता है। तो ये चीज आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी होती है। बात समझ आ गई है। फिर ग्राम स्टेनिंग की बात करें मतलब हम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं मेनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल ना, कि हमने देखा पेप्टाइडोग्लाइकन थिक है या पेप्टाइडोग्लाइकन थिन है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है बच्चों जिसका नाम होता है ग्राम स्टेनिंग। तो याद रखना जो ग्राम पॉजिटिव है वो स्टेनिंग में कौन सा कलर देता है, पर्पल, वॉयलेट, आमतौर पर ब्लूइश, जबकि ग्राम नेगेटिव कौन सा देता है, पिंक या रेड कलर दे रहा होता है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव इसका कलर कैसे है, पर्पल, तभी मैंने यहाँ से पर्पल कलर से लिखा है। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो ये वॉयलेट कलर हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट पे, क्रिस्टल वॉयलेट डाई होती है, तो क्रिस्टल वॉयलेट डाई पे ये हमारे पास पर्पलिश कलर दे रहा होता है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। जबकि जो रेड कलर है ये सेफेरिन, तो सेफेरिन डाई पे हमारे पास ये रेडिश कलर दे रहा होता है या पिंकिश कलर दे रहा होता है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, सही है। सैफ्रेनिंग, तो सैफ्रेनिन डाई पे हमारे पास ये पिंकिश या रेडिश कलर दे रहा है और ये क्रिस्टल वायलेट पे हमारे पास पर्पल कलर दे रहा होगा। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। बात समझ आ रही है बच्चों,
क्लियर हो गई बात? तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, यहां से एमसीक्यूज निकल के आ सकते हैं। सेल वॉल के बाद बच्चों जो नेक्स्ट चीज है आपके पास, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। इसका स्ट्रक्चर सेम वही है जो क्लासिक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का लेयर होती है, हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह से आप यहाँ पे डिफरेंशिएट भी कर पा रहे हो कि ये हमारे पास अपर लेयर है, ये आपके पास लोअर लेयर है, और इसमें प्रोटीन एम्बेडेड हुई है। तो दीज आर द प्रोटीन्स, या तो वो पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है या वो मेम्ब्रेन की किसी एक साइड पे मौजूद है। क्लियर है? और इस फॉस्फोलिपिड बायलेयर में हमारे पास हेड है और टेल्स हैं। हेड कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक। हेड कैसा होता है? हेड इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब वाटर लविंग, तभी तो हेड की डायरेक्शन कहाँ है? जहां पे पानी है। और टेल्स कैसी होती है बच्चों? हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर हिटिंग, तभी टेल्स एक दूसरे को आपस में फेस कर रही होती है। तो ये चीज यहाँ पे आपने अच्छे से याद रखनी है कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो हम पढ़ के आ रहे हैं, तो वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर हमारे पास सेम बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होगा। सिंपल। अब बैक्टीरिया और प्लांट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें फर्क है। अब हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या फर्क है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो बैक्टीरिया की है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होते हैं, जो कि यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जा रहे हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें प्रोकैरियोट्स एब्सेंट होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है बच्चों? मेन फंक्शन अगर मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूं, देखो फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि ये आपके पास एक बैक्टीरिया है जो व्हाइट कलर की लेयर बनाई है, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर ये जो लेयर है येलो कलर की, दिस इज अ सेल वॉल, जिसकी बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। वो कौन कौन सा डिफरेंसेस है हमने देख लिया। आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की है, अगर वो टाइटली अटैच है तो वो कैप्सूल है, अगर वो लूजली अटैच हो वो स्लाइम है। अच्छा, अब आप क्या देखो कि ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, बैक्टीरिया के अंदर इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसे इन्वेजिनेशन होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इन्वेजिनेट करती है, इनवर्ट फोल्ड करती है। इन इन्वेजिनेशन का नाम होता है मीजोजोम्स। क्या नाम होता है बच्चों? मीजोजोम्स। तो मीजोजोम्स हमारे पास क्या होते हैं? मीजोजोम्स इज द इन्वेजिनेशन। हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? इट इज द इन्वेजिनेशन, इट इज द इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन को हम नाम देते हैं मीजोजोम्स। और मीजोजोम्स के बच्चों दो फंक्शन है, याद रखो। मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, और प्रोकैरियोट के पास तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इसका मतलब प्रोकैरियोट्स के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है। अब प्रोकैरियोट्स कैसे रेस्पायर करेंगे, कैसे एटीपी बनाएंगे, कैसे एनर्जी बनाएंगे? तो याद रखना बच्चों, मीजोजोम्स के दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है कि ये रेस्पायरेशन में हेल्प करवा रहा होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम कर रहा है, रेस्पायरेशन में हेल्प करवा रहा है। और दूसरा फंक्शन बच्चों याद रखना कि ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करवा रहा होता है। तो रेस्पायरेशन और डीएनए रेप्लिकेशन, इन दो फंक्शंस में हमारे पास हेल्प करवा रहा होता है कौन? मीजोसोम्स। तो यह चीज याद रखना कि मीजोसोम सेल मेम्ब्रेन की ही इन्वेजिनेशन है, और इन मीजोसोम्स का फंक्शन क्या है कि ये रेस्पायरेशन और साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करवा रहे होंगे। तो ये चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड पार्ट आता है दैट इज द फ्लैजिला। देखो फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया के पास एक या एक से ज्यादा लार्ज अपेंडेजेस होंगे, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो इसको हम नाम देते हैं फ्लैजिला। अच्छा, फ्लैजिला एक एसेंशियल पार्ट नहीं है। फ्लैजिला बैक्टीरिया के पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फ्लैजिला जिस प्रोटीन से मिलकर बना है बच्चों उसका नाम क्या है? फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन जिसका फंक्शन क्या होता है? मोटेलिटी, मतलब बैक्टीरिया को मूव करवाना, या कीमोटैक्सिस में मूव करवाना, हेल्प करवाना, मतलब केमिकल्स की तरफ बैक्टीरिया मूव करेगा। तो ये फ्लैजिला बीट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला हमारे पास 5 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एट्राइकस का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने बैक्टीरिया बनाया और इस बैक्टीरिया के पास आपको कोई भी फ्लैजिला नहीं दिख रहा, तो इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एट्राइकस बैक्टीरिया। एट्राइकस बैक्टीरिया।
मोनोट्राइकस अ सिंगल पोलर फ्लैजिलम, मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया, ये एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके एक साइड पे सिर्फ एक फ्लैजिला है एक पोल पे, तो इसको नाम देते हैं बच्चों मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस एक पोल पे एक फ्लैजिला वाला बैक्टीरिया, तो ये चीज आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। एम्फीट्राइकस या तो सिंगल फ्लैजिला है या फिर टफ्ट है एट बोथ पोल्स, दोनों पोल्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है और इसके दोनों पोल पे या तो एक एक फ्लैजिला है या टफ ऑफ फ्लैजिला है, क्लियर है। लेकिन दो पोल्स पे, इस पोल पे भी और इस पोल पे भी, दो पोल्स पे, तो इसको नाम देंगे एम्फीट्राइकस। क्या नाम देंगे? एम्फीट्राइकस। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद आता है लोफोट्राइकस का मतलब किसी एक पोल पे टफ ऑफ फ्लैजिला है। ये एक बैक्टीरिया था, इसके एक पोल पे पूरा टफ ऑफ फ्लैजिला है, तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया? लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस। और ऐसा बैक्टीरिया जिसके चारों तरफ फ्लैजिला ही फ्लैजिला हैं, जिसके चारों तरफ फ्लैजिला ही फ्लैजिला हैं, इसको पेरीट्राइकस का नाम देते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? पेरीट्राइकस। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम पेरीट्राइकस का नाम दे रहे होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो एट्राइकस कोई फ्लैजिला नहीं, मोनोट्राइकस एक फ्लैजिला, एम्फीट्राइकस या तो एक फ्लैजिला या टफ ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल्स, लोफोट्राइकस टफ ऑफ फ्लैजिला एक पोल पे, और पेरीट्राइकस बैक्टीरिया के चारों तरफ फ्लैजिला। तो देखो एट्राइकस कोई फ्लैजिला ही नहीं है, मोनोट्राइकस एक फ्लैजिला, एम्फीट्राइकस दो फ्लैजिला या तो दोनों पोल्स पे या फिर टफ ऑफ फ्लैजिला दोनों पोल्स पे, और लोफोट्राइकस टफ ऑफ फ्लैजिला आप देख रहे हो यहाँ पे एक पोल पे, और पेरीट्राइकस चारों तरफ फ्लैजिला है। क्लियर है? अब देखो एम्फीट्राइकस की टाइप में आता है, अगर बंच ऑफ फ्लैजिला दोनों तरफ होंगे तो उसको सिफेलोट्राइकस का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन हमने इसको कंबाइन पढ़ा है। तो एम्फीट्राइकस का मतलब या तो टफ ऑफ फ्लैजिला दोनों साइड पे या सिंगल फ्लैजिलम दोनों साइड्स पे। तो ये चीज आपने यहाँ पे ऑन द बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला याद रखनी है। तो बच्चों अभी तक हमने बैक्टीरिया को किन किन चीजों पर क्लासिफाई किया? सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बच्चों सबसे पहले हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल हमने कहा दो तरह के बैक्टीरियाज हैं, एक है ग्राम पॉजिटिव और एक है ग्राम नेगेटिव। दूसरा हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की बेसिस पे हमने कहा हमारे पास 5 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। तीसरा हम क्लासिफाई करके आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सूल। मैंने कहा था ना कैप्सूल हर किसी के पास नहीं होता, तो ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सूल, जिसके पास कैप्सूल होगा वो हमारे पास कहलाएगा कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, जिसके पास कैप्सूल नहीं होगा वो कहलाएगा नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। बात समझ आ गई? तो दो तरह के बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सूल हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ये चीज बच्चों आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। अच्छा बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट दूसरे और अपेंडिसेस आते हैं उनका नाम क्या? पिली और फिम्ब्रिया है। अब देखो ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास जो छोटे छोटे हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, ये देखो छोटे छोटे, और तो इनको हम नाम देते हैं फिम्ब्रियाए और पिली। क्लियर है? लार्ज जो होता है ना बच्चों उसको हम नाम देते हैं फ्लैजिला, ये डिफरेंस रखना। बाकी जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं फिम्ब्रियाए और पिली। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। अब जो फिम्ब्रियाए है, पिली है, अगर हम पिली की बात करें तो पिली बच्चों किससे मिलकर बनी है? पेलेन से मिलकर बनी है, पेलेन से। और ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास होती है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि पिली ये भी तमाम बैक्टीरिया के पास मौजूद नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास मौजूद होती है। और पिली का काम क्या होता है? ये एक सेक्स पिलस बनाती है। सेक्स पिलस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया। अब फॉर एग्जांपल इस बैक्टीरिया के पास ये पिली, ये बहुत सारी पिली है। क्लियर है? अब क्या होगा? इस बैक्टीरिया की पिली और इस बैक्टीरिया का पिली आपस में मिलेंगे। आपस में मिलने के बाद यहाँ पे ट्यूब बनाएंगे जिसको हम सेक्स पिलस का नाम देते हैं। फिर क्या होगा? यहाँ पे कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होगा, मतलब इस बैक्टीरिया के पास ये अपना डीएनए और इस बैक्टीरिया के पास ये अपना डीएनए, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए होगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्स पिलस। तो इससे होगा क्या बच्चों? कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर चेंजेस आ रही है, मॉडिफिकेशन आ रही है। तो पिली का मेन फंक्शन क्या होता है? सेक्स पिलस बनाना
और कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में हेल्प करना। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा फ्यू इन नंबर होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है? कॉन्जुगेशन में हेल्प करवाना, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स के बीच में बिटवीन जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करवाना। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। फिम्ब्रियाई की बात करें बच्चों तो फिम्ब्रियाई जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, न्यूमरस होते हैं, मतलब बहुत सारे होंगे, शॉर्टर होंगे फिम्ब्रियाई, 1 से 10 होंगे, लॉन्गर होंगे, उनको हम नाम देते हैं पिली। तो ये एक डिफरेंस होता है इनके दरमियान। क्लियर है? और फिम्ब्रियाई का काम क्या होता है कि ये अटैचमेंट में हेल्प करवा रहे होते हैं, एडहीशन में हेल्प करवा रहे होते हैं एक बैक्टीरिया के साथ दूसरे बैक्टीरिया को। एक बैक्टीरिया इसके पास ये फिम्ब्रिया है, तो ये फिम्ब्रिया इसको दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच करवाने में हेल्प कर रहे होंगे। तो ये इनका फंक्शन होगा, सिंपल सा वन वर्ड। तो आपने चीज यहाँ पे याद रखनी है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होंगे क्योंकि ये एक प्रोकैरियोट्स है। और राइबोसोम्स की बात करें बच्चों तो ये हम पढ़ते हुए आते हैं, आप लोग को पता है कि राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स को हम नाम देते हैं दे आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ये प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं सेल की, ये प्रोटीन बना रहे होते हैं। अब राइबोसोम्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? राइबोसोम्स हमारे पास 40S, 60S, 80S इवन नंबर वाले भी हैं, और 30S, 50S और 70S ऑड नंबर वाले भी हैं। तो याद रखना जितने भी इवन नंबर वाले हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ई फॉर यूकैरियोट्स, ई फॉर इवन नंबर। और जितने भी ऑड नंबर वाले बच्चे वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर पाए जा रहे होते हैं। तो सेम बैक्टीरिया क्या? प्रोकैरियोट। तो इसका जो लार्जर सब यूनिट होगा वो होगा 50S का, इसका जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो होगा 30S का। दोनों कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद बनाएंगे 70S वाला राइबोसोम। तो यहाँ पे याद रखना कि 70S वाला राइबोसोम जो कि 50S लार्जर सब यूनिट और 30S स्मॉलर सब यूनिट में डिवाइड होता है, ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस का भी कौन सा प्रोसेस? याद रखना कि प्रोटीन सिंथेसिस के दो प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 द ट्रांसक्रिप्शन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंड नंबर 2 इज द ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो वो दो तरह का होता है। अच्छा देखो, ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। तो इसका नाम होता है बच्चों न्यूक्लियोइड। इसको हम न्यूक्लियोइड का नाम दे रहे होते हैं। हम इसको सिंपल सा क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, बाहर एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। दैट इज आल्सो नॉट कंपलसरी। कंपलसरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होगा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, दैट इज नोन एज द प्लाज्मिड। तो ये चीज बच्चों आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। न्यूक्लियोइड क्या है? जेनेटिक मटेरियल कि हमारे पास सर्कुलर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है मॉलिक्यूल का जिसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती और उसके पास न्यूक्लियर डीएनए प्रोटीन भी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड हिस्टोन। जबकि प्लाज्मिड की बात करें तो ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के अलावा स्मॉल और सर्कुलर एक डीएनए है, एक जेनेटिक मटेरियल है, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के अलावा याद क्या रखना है हमारे पास? स्मॉल सर्कुलर डीएनए है। तो ये चीज याद रखनी है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद रेप्लिकेटेड डीएनए है जिसका नाम क्या है बच्चों? प्लाज्मिड। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। और यही प्लाज्मिड बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प कर रहा होता है, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में भी हेल्प कर रहा होता है। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा बच्चों बैक्टीरिया जो हैं वो अपनी बॉडी के अंदर, जिस तरह हम बात करते हैं वैक्यूल्स की ना, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, तो बैक्टीरियाज के पास भी स्मॉल छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जिनके अंदर वो अपने रिजर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जैसे ग्लाइकोजन, फॉस्फेट, लिपिड्स को रिजर्व करते हैं, स्टोर करवाते हैं। उन स्टोरेज बॉडीज का नाम होता है इंक्लूजन बॉडीज। तो व्हाट आर इंक्लूजन बॉडीज बच्चों? इंक्लूजन बॉडीज आर जस्ट लाइक वैक्यूल्स। के इंक्लूजन बॉडीज का काम क्या है कि ये रिजर्व न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर रहे हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए। एंडोस्पोर क्या होता है कि जब बैक्टीरिया देखता है कि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहां पे उसका सर्वाइवल मुश्किल है, हार्श एनवायरनमेंट आ गया है, या वो जिस मीडियम के अंदर है वहां पे उसको फूड नहीं मिल रहा। जब फूड नहीं मिल रहा तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा और उससे उसकी डेथ हो सकती है। बात समझ आ रही है? तो बैक्टीरिया हार्श कंडीशंस के अंदर सरवाइव करने के लिए अपने आप को एक स्पोर के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड द एंडोस्पोर। हाईली रेजिस्टेंट होता है, डॉर्मेंट स्ट्रक्चर होता है जो फॉर्म होता है बैक्टीरिया के अंदर और खास तौर पे ग्राम
पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर। फिर बैक्टीरिया जब देखता है कि फेवरेबल कंडीशन आ गई तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, स्पोर को स्वेल करता है, स्पोर को फाड़ता है और फिर दोबारा से बैक्टीरिया बन जाता है। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द हार्श कंडीशन, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो अपने आप को एक स्पोर के अंदर फॉर्म कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंडोस्पोर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एंडोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये एक एंडोस्पोर बन गया। फिर ये एंडोस्पोर देखेगा फेवरेबल कंडीशन है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और दोबारा से एक बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये चीज आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कस किया। अब इसमें से ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हर बैक्टीरिया के पास मौजूद होंगे लाजमी। याद रखना बच्चों, सेल वॉल हर बैक्टीरिया के पास मौजूद होगा सिवाय एक बैक्टीरिया का जिसको हम माइकोप्लाज्मा का नाम देते हैं। तो एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अ माइकोप्लाज्मा। बाकी उसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया हैं सबके पास जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। अच्छा, सेल वॉल तमाम बैक्टीरियाज के पास है। सेल मेम्ब्रेन तमाम बैक्टीरियाज के पास मौजूद होगा बच्चों। साइटोप्लाज्म तमाम बैक्टीरियाज के पास मौजूद है बच्चों। राइबोसोम्स तमाम बैक्टीरियाज के पास मौजूद हैं। राइबोसोम 70S सही है। न्यूक्लियोइड तमाम बैक्टीरियाज के पास मौजूद होगा। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो तमाम बैक्टीरियाज के पास मौजूद हो। क्लियर है? अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात करें जो बैक्टीरियाज के पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता, जैसा कैप्सूल हो भी सकता है, नहीं हो सकता, स्लाइम हो भी सकती है, नहीं हो सकती, प्लाज्मिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता बैक्टीरिया के पास, सही है। फ्लैजिला डिस्कस किया, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। फिम्ब्रियाए हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। पिलाए हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। तो ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो बैक्टीरिया के पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और ये ऐसे पार्ट्स हैं जो हमेशा हर बैक्टीरिया के पास मौजूद होंगे। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छी सी याद रखनी है। फिर अब हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, ये शेप की बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं बच्चों। सबसे पहले याद रखना, आमतौर पे नॉर्मली हमारे पास बैक्टीरिया होता है जो सर्कुलर बैक्टीरिया होता है, सर्कुलर शेप का होता है, सर्कुलर शेप का बैक्टीरिया होता है। और आमतौर पे बच्चों ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, आमतौर पे इसके पास फ्लैजिला मौजूद नहीं होते। तो नॉन फ्लैजिलेटेड सर्कुलर शेप बैक्टीरिया होता है जिसको हम कोकस का नाम दे रहे होते हैं, कोकस। तो कोकस का मतलब क्या होता है? सर्कुलर शेप बैक्टीरिया। अगर ये बेचारा अकेला है तो उसको हम नाम देंगे सिंपल कोकाय, क्लियर है, या कोकस। अगर ये हमारे पास कोकाय सिंगुलर होता है तो उसको कोकाय का नाम देंगे। अगर ये दो की फॉर्म में तो इसको नाम देंगे डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। दो की फॉर्म में तो डिप्लोकोकस। अगर ये चार की फॉर्म में तो इसको नाम देंगे टेट्राड, मतलब चार स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया एक साथ है तो टेट्राड। अगर ये 8 इस तरह तो चार आगे हैं और चार इसके पीछे क्यूब की तरह, तो उसको नाम देंगे सारसीना। तो सारसीना का मतलब 8 कॉक्साई मौजूद होंगे इसके अंदर, 8। क्लियर है? अच्छा भाई, अगर ये इस तरह स्ट्रेट चेन के अंदर, स्ट्रेट चेन के अंदर, तो इसको नाम देंगे स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम देंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। पढ़ा होगा ना, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है। तो आज मतलब पता चल गया, स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जो स्ट्रेट चेन है और सर्कुलर शेप का है। अगर एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ग्रेप शेप है, क्लास केजी में इस तरह करके ग्रेप्स बनाते थे, अगर याद हो आप लोग को, इस तरह करके, तो जो ग्रेप शेप बैक्टीरिया होगा उसका नाम होता है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। जैसा अगर आप यहाँ पे भी देख सको, अगर आप यहाँ पे देख सको, ये देख सको, दिस इज कोकस, this is Diplococcus, this is Streptococcus, this is Tetrad, this is Sarcina, चार आगे चार पीछे, और this is called Staphylococcus जो कि एक ग्रेप शेप स्ट्रक्चर है। तो ये चीज बच्चों आपको यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर एक बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेप होगा इस तरह से, तो उसको हम नाम देंगे बैसिलस। क्या नाम देंगे? बैसिलस। अगर वो दो रॉड शेप एक साथ है तो फिर डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, दो का मतलब डिप्लोबैसिलस। अगर वो इस तरह से पूरी एक चेन है रॉड शेप, तो उसको क्या नाम देंगे बच्चों? चेन को नाम देते हैं स्ट्रेप्टो। तो उसका नाम क्या हो गया? स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। कभी कभार क्या होता है, एक बैक्टीरिया ना तो सर्कुलर होता है प्रॉपर, ना तो आपके पास जो है वो रॉड शेप होता है, मतलब उसमें कोकस वाला पार्ट भी आता है और रॉड शेप वाला पार्ट भी आता है, तो उसको नाम देते हैं कोकोबैसिलस,
कोकोबैसिलस। कोको का मतलब कोकस वाला पार्ट भी आ गया और बैसिलस का मतलब रॉड शेप, मतलब बैसिलस वाला पार्ट भी आ गया। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ऐसे, रॉड के बजाय ऐसे कॉलम शेप, तो उनको पैलेसिडेज का नाम देते हैं, तो उनको हम पैलेसिडेज का नाम दे रहे होते हैं। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। देख रहे हो आपको, कोकोबैसिलस, बैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और पैलेसिडेज। तो पैलेसिडेज यानी कि कॉलम शेप बैक्टीरियाज हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर कुछ और होते हैं जैसे कॉमा शेप, तो ये जो कॉमा शेप है इसका नाम होता है विब्रियो। इसकी मशहूर जमाना है विब्रियो, कॉलरा विब्रियो, सही है। विब्रो कॉलरा हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जो राइस वाटर स्टूल करवाता है, तो विब्रो कॉलरा। तो विब्रो कॉलरा बच्चों आपने यहाँ पे याद के रखना है कि कॉलरा हमारे पास क्या है, कॉमा शेप बैक्टीरिया। इसके अलावा स्पाइरेला, ये जो आपके पास कर्व शेप बैक्टीरिया यानी कि एस शेप बैक्टीरिया भी आप कह सकते हो, तो उसका नाम होता है स्पाइरेला। तो स्पाइरेला इज एस शेप बैक्टीरिया, और जो स्प्रिंग की तरह होता है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, इसको स्पाइरोकीट का नाम देते हैं। तो स्पाइरोकीट एक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया है, कॉमा शेप बैक्टीरिया है बच्चों। कॉमा शेप बैक्टीरिया है तो उसको आप क्या नाम देते हैं, विब्रियो। क्लियर है। एस शेप बैक्टीरिया है तो उसको नाम देंगे स्पाइरेला, और इस तरह से अगर हमारे पास स्क्वाइलिंग हुई है स्प्रिंग शेप तो उसको हम नाम देंगे स्पाइरोकीट। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है, जो हमने बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया, उसकी शेप के बारे में। उसके बाद बच्चों ने डिस्कस करना है ग्रोथ इन बैक्टीरिया। ग्रोथ इन बैक्टीरिया के बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन सी फेजेस की ग्रोथ पाई जाती है। बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास ये बैक्टीरियल ग्रोथ है। अब सबसे पहला फेज जो आता है ना, इस फेज का नाम होता है लैग फेज। लैग फेज एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया अपने आप की तादाद को नहीं बढ़ा रहे। इसका मतलब दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग, दे आर नॉट डिवाइडिंग, दे आर जस्ट इंक्रीजिंग देयर साइज। क्लियर। ऐसा फेज जिसमें बैक्टीरिया के मीडियम में अभी अभी न्यूट्रिशन ऐड किए गए हैं, अभी अभी फूड को ऐड किया गया है, और बैक्टीरिया इज नॉट डिवाइडिंग, इट इज जस्ट इंक्रीजिंग इट्स साइज। वो अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि वो अच्छे से डिवाइड हो पाए। उसके बाद सेकंड फेज आता है जिसमें ग्राफ ऊपर जाता है डायरेक्टली, इसका नाम होता है लॉग फेज। लॉग फेज का मतलब ऐसा फेज जिसके अंदर बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली डिवाइड कर रहे हैं। बैक्टीरिया जब भी डिवाइड करते हैं मोस्ट कॉमनली वो बाइनरी फिजन के जरिए करते हैं, बाइनरी फिजन के जरिए अपने आप को डिवाइड करते हैं। बाइनरी फिजन में क्या है, एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरियाज के अंदर डिवाइड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, और ये 20 मिनट के अंदर होता है। 20 मिनट के अंदर एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरियाज बन जाते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। बात समझ आ रही है। इस तरह बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करते हैं। तो फर्स्ट फेज लैग, सेकेंड लॉग, जिसमें एक्सपोनेंशियल वे में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। फिर बच्चों एक आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इज द थर्ड फेज। स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया जितने बन रहे हैं उतने मर भी रहे हैं। मतलब अब तो वेस्ट, अब जो फूड है वो कम हो रहा है मीडियम के अंदर, वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो जितने बैक्टीरिया बन रहे हैं उतने मर भी रहे हैं। 10 नए बन रहे हैं 10 मर रहे हैं, 5 बन रहे हैं 5 मर रहे हैं। तो इसमें जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द स्टेशनरी फेज। फिर क्या होता है, मीडियम के अंदर फूड की कमी हो जाती है और बैक्टीरिया मरना स्टार्ट हो जाता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम नाम देते हैं डिक्लाइन या फिर डेथ फेज। इसको डिक्लाइन का भी नाम दे सकते हैं और डेथ फेज का नाम भी दे सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए। बहुत आसान सा है। पहला फेज क्या है बच्चों, लैग फेज। लेट मी चेंज द कलर। लैग फेज आप देख, हो जाना कलर यार चेंज, ये लो। हाँ, लैग फेज आप देख रहे हो, लैग फेज के अंदर स्ट्रेट है ग्राफ। लॉग फेज देख रहे हो, ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा। स्टेशनरी फेज फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, और डेथ फेज फिर नीचे की तरफ ग्राफ आ गया। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। इसमें अक्सर बच्चे जो है वो पहले दो फेज के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि पहला फेज कौन सा है, लैग और लॉग। मैंने अपनी बारे में भी इस तरह याद किया था, आसान से बच्चों की तरह। एबीसीडी सबको आती है, तो सबसे पहले क्या आता है, ओ आता है, ए आता है, ए आता है सर, सिंपल सी बात है, ए बी सी डी, तो ए आता है। तो याद रखना यहाँ पे भी ए वाला फेज पहले आएगा, मतलब लैग फेज पहले आएगा, लॉग फेज बाद में आएगा। तो ये चीज यहाँ पे आपने अच्छे से इसके बारे में याद रखनी है। पहला लैग क्योंकि ए पहले आता है, फिर लॉग, फिर स्टेशनरी और फिर डेथ फेज। तो ये चीज आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है बच्चों। अच्छा भाई, तो ग्रोथ इन बैक्टीरिया भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। फिर हमारे पास लास्ट टॉपिक है, दैट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। सबसे पहले देखो, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होता है। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या होता है बच्चों, सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है सेप्रोफाइटिक।
सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जो कि अपना फूड डेड ऑर्गेनिज्म से हासिल कर रहा है, मरे हुए जानदारों से अपना फूड हासिल करता है, उनको उनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में डिवाइड करवाता है। तो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स के अंदर, नाइट्राइट्स के अंदर, क्लियर है, फिर नाइट्राइट्स के अंदर फिर क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो दोबारा से इस नाइट्राइट्स और इस नाइट्रेट्स को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं। तो ये नाइट्रोजन साइकिल के अंदर आप लोग ने डिस्कस किया होगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रिफिकेशन अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करवाना, डीनाइट्रिफिकेशन दोबारा से इस नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करवा देना या अमोनिया में कन्वर्ट करवा देना। बात समझ आ रही है? तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज जो नाइट्रिफिकेशन करवाते हैं, और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफिकेशन करवा रहे होते हैं। तो ये चीज याद रखनी है। इसका मतलब क्या होता है, ये इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। हमें पता है प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए फॉर देयर ग्रोथ, लेकिन वो नाइट्रोजन डायरेक्टली तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो किस फॉर्म में करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। तो कुछ बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एनवायरनमेंट में तो नाइट्रोजन की कमी हो गई, अब कुछ बैक्टीरियाज हैं जो दोबारा से नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक बैलेंस बरकरार हुआ है इन बैक्टीरियाज की वजह से, इनको हम सैप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज का नाम देते हैं। तो ये चीज आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। अब कुछ जैसे हमारे जीआईटी में हमारे स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, दैट आर द नॉर्मल बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये हमसे फूड भी हासिल कर रहे होते हैं और फूड हासिल करने के साथ साथ हमें फायदा भी पहुंचा रहे होते हैं। जैसे ई कोलाई एक बैक्टीरिया है। अब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है बच्चे, ये हमारे बॉडी में विटामिन के, विटामिन B12 बना के दे रहा है, जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मौजूद है। तो ये बैक्टीरियाज हमारे जीआईटी के अंदर मौजूद है और इसका काम क्या है, ये विटामिन के, विटामिन B12 बना के दे रहा है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हो गई ना, हमारा फायदा हो गया। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है, जैसे कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो पाइपलाइंस की प्रोडक्शन में हेल्प करवा रहे होते हैं, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पाइपलाइन। तो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी हो गई। कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में भी हेल्प करवा रहे होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरिया से भी हासिल कर रहे होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जैसे टेट्रासाइक्लिन, दीस आर द एंटीबायोटिक्स। तो ये हम हासिल कर सकते हैं फॉर द मेडिकल पर्पसेस। एनर्जी और न्यूट्रिशन, जैसे कुछ बैक्टीरिया जो है वो रिन्यूएबल फ्यूल बनाने में, जनरेशन बनाने में, उनको रिन्यूएबल फ्यूल की जनरेशन में हेल्प करवा रहे होते हैं, ये मैस प्रोटीन प्रोडक्शन में हेल्प करवा रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट ये हमारे पास एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम ऐसे बैक्टीरियाज को। तो ये इनके कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर कुछ बैक्टीरियाज को हम फॉर द रिसर्च पर्पसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे आप लोग ने सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा होगा ना, हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट्स, तो उसके अंदर साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया था फॉर द रिसर्च पर्पसेस। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ बैक्टीरिया से जिनके पास प्लाज्मिड होता है, और प्लाज्मिड को हम फॉर रिसर्च पर्पसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो बैक्टीरिया को हम फॉर रिसर्च पर्पसेस, डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हर्शी और चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया था। देखो बायोटेक्नोलॉजी में हमने कहा ना, बायोटेक्नोलॉजी में हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं एज अ वेक्टर और होस्ट, उसके प्लाज्मिड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो रिसर्च पर्पसेस के लिए भी हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरह बैक्टीरिया के कुछ एडवांटेजेस हैं, उस तरह डिसएडवांटेजेस भी हैं बैक्टीरिया के। जैसे हमारे पास ह्यूमन डिजीजेस भी कॉज करवा सकते हैं। जैसे बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है। अब देखो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेट चेन, स्पेरिकल शेप, और ये नमूनिया है, क्या कॉज करवा रहा है, ये नमूनिया कॉज करवा रहा है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। जैसे ये डिसएडवांटेज हो गया इनका। इसके अलावा बॉट्यूलिज्म, बॉट्यूलिज्म फूड पॉइजनिंग की एक टाइप होती है जिसमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और इसका जो बैक्टीरिया है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो आपको बॉट्यूलिज्म मतलब फूड पॉइजनिंग कॉज करवा सकता है। इसके अलावा हम गिरते हैं, गिरने के बाद रगड़ लग जाती है तो हम टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो वो टेटनस का इंजेक्शन भी हम एक बैक्टीरिया के खिलाफ बचने के लिए लगा रहे होते हैं, इसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई भी हमारे पास बच्चों एक बैक्टीरिया है जो आपको टेटनस कॉज करवा सकता है, मसल स्पेज्म कॉज करवा सकता है, जिसकी सीवियर कंडीशन में आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है बैक्टीरियाज की। तो ये तमाम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बैक्टीरियाज की आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो बच्चों छोटा सा चैप्टर है, ये यहाँ पे फिनिश हो गया। जल्दी से हम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करके फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अच्छा बच्चों,
तो पहले एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बैक्टीरिया सेल। अब आपने इसमें एक चीज याद रखनी है, जो मैंने बताया था कि कौन से स्ट्रक्चर बैक्टीरियाज के पास हमेशा पाए जाएंगे। कैप्सूल तमाम बैक्टीरियाज के पास होते हैं? नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है? यस, कुछ तो याद आ रहा है। फ्लैजिलम, एंडोस्पोर? नहीं। तो याद क्या रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जो दुनिया में मौजूद तमाम बैक्टीरियाज के पास मौजूद होगी। तो ये चीज आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। What is the primary chemical component that provide structural rigidity to the bacterial cell wall? कह रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा प्राइमरी कंपोनेंट है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर पाई जाती है, किससे मिलकर बनती है? दैट इज द पेप्टाइडोग्लाइकन। तो सिंपल सा आपने ये आंसर देना है कि पेप्टाइडोग्लाइकन ही हमारे पास एक ऐसा पार्ट है जो सेल वॉल के अंदर रिजिडिटी प्रोवाइड करके दे रहा होता है। Which bacterial appendages is primarily responsible for true swimming motility? मतलब मोटेलिटी, स्विमिंग करने में, मूव करने में कौन हेल्प करता है बच्चों? हमने पढ़ा था फ्लैजिला। तो फ्लैजिला मूव करने में हेल्प कर रहा होगा, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? फ्लैजिला, ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। आगे चलते हैं। Where is the circular genetic material DNA of a bacterial cell located? कह रहे सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया का अपना सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल डीएनए कहाँ होता है? तो बच्चों वो हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोइड के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया के पास तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इसके अलावा क्या न्यूक्लियोइड है, तो न्यूक्लियोइड के अंदर हमारे पास इसका अपना जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। व्हाट आर द स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए? यहीं से आपको पता चल गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Which of the following terms describe a bacterium that is spherical or round in shape? अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं, स्पेरिकल और राउंड की बात करेंगे तो उसको हम कोकस का नाम देंगे। बेसिलस का मतलब क्या होगा? रॉड शेप। स्पाइरेला का मतलब क्या होगा? एस शेप, कर्व्ड। और विब्रियो का मतलब क्या होगा आपके पास? कॉमा शेप। ये हम अच्छे से डिस्कस करके यहाँ पे आ रहे हैं। What unique structure or feature is found in the outer layer of gram नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल? कहना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के आउटर लेयर में ऐसा कौन सा यूनिक फीचर पाया जा रहा है? क्या थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन होती है ग्राम नेगेटिव में? नहीं भाई, ग्राम नेगेटिव में तो थिन होती है। एंड आउटर मेम्ब्रेन कंटेनिंग लिपोपॉलीसैकेराइड, कुछ पढ़ा याद आ रहा है। द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, क्या सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होती ग्राम नेगेटिव में? नहीं भाई। एम्बेडेड टिक्विक एसिड तो ग्राम पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता। इसका बेस्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। जब हमने डिस्कस किया था कि इसके पास जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें लिपोपॉलीसैकेराइड है, लिपोपॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी हुई है। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से इसके बारे में याद रखनी। व्हाट इज द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ अ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल राइबोसोम्स? मतलब राइबोसोम्स की साइज, राइबोसोम्स का साइज पूछ रहे हैं, जो हम डिस्कस करके आ रहे हैं, दैट इज द 70s। तो ये चीज आपको यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए। Which short hair-like structure projections help bacteria attach firmly to host tissue or surface? ये हमने पढ़ा था कि शॉर्ट होते हैं, न्यूमरस होते हैं और अटैचमेंट में हेल्प करवाते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं बच्चों फिम्ब्रिया है। तो फिम्ब्रिया शॉर्ट है, न्यूमरस है और अटैचमेंट में हेल्प करवा रहे हैं। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ अ बैक्टीरियम क्लासिफाइड एज विब्रियो? विब्रियो की शेप क्या है? स्फेरिकल है, रिजिड स्पाइरल है, कर्व्ड, रॉड और कॉमा शेप्ड है, लॉन्ग, फ्लेक्सिबल और फिलामेंट है। तो बच्चों ने पढ़ा था कर्व्ड, यानी कि कॉमा शेप जो है दैट इज द विब्रियो। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। व्हेन स्फेरिकल बैक्टीरिया सेल मतलब कोकस डिवाइड रिपीटेडली, डिवाइड होता है इन अ सिंगल प्लेन टू फॉर्म अ चेन लाइक अरेंजमेंट। चेन लाइक अरेंजमेंट को क्या नाम देते हैं बच्चों? स्ट्रेप्टो, ग्रेव लाइक, स्टेफाइलो, डिप्लो 2, सार्सिना 8 और टेट्राड 4। ये हम अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं, तो स्ट्रेप्टो इज द बेस्ट आंसर। Which of the following term describe a cluster like arrangement of cocci resulting from division in multiple random planes? मतलब एक से ज्यादा प्लेन में, मतलब इन शॉर्ट ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? स्टेफाइलोकोकस। तो ये चीज आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। अच्छा भाई, बैक्टीरिया दैट आर फ्लेक्सिबल, elongated and exhibit a distant cork screw like helical shape are known as?
स्क्रू लाइक शेप की बात करें तो बच्चों हमने पढ़ा था स्पाइरेला। स्पाइरेला का मतलब क्या है? स्क्रू लाइक, यानी कि एस शेप। स्पाइरोकीट क्या होते हैं? जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जो स्प्रिंग लाइक शेप्ड होते हैं। तो उसका बेस्ट आंसर क्या हो गया बच्चों? स्पाइरेला। तो ये चीज आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं, तो आगे क्या कह रहे हैं? व्हाट इज अ कोकोबैसिलस बैक्टीरियल सेल शेप? कि जो कोकोबैसिलस होता है उसकी बैक्टीरिया की शेप क्या होती है सेल की? अ परफेक्टली राउंड सिमेट्रिकल होता है क्या? अ लॉन्ग स्क्वायर एंडेड होता है क्या? अ शॉर्ट ओवल शेप्ड रॉड दैट रिजेंबल बोथ अ स्फीयर एंड अ एलोंगेटेड रॉड, या फिर अ ब्रांच फिलामेंटस। तो हम डिस्कस कर चुके थे कि कोकोबैसिलस का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसकी शेप में स्पेरिकल पार्ट भी है, मतलब कोकस वाला पार्ट भी आ रहा है ऐसे, और जिसमें रॉड वाला पार्ट भी आ रहा है, दोनों मिक्स हो जाते हैं और फिर इस तरह की समवट शेप बनाते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं कोकोबैसिलस। तो ये चीज बच्चों आपने यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स वाला चैप्टर था बच्चों, ये अच्छे से हमारे पास कंप्लीट हो गया। छोटा चैप्टर था, 3 चीजें उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जिसको हमने वन शॉट के अंदर अच्छे से कवर करने की कोशिश की, और साथ साथ हमने इन एमसीक्यूज को भी अच्छे से कवर किया। तो बच्चों अपना अच्छा बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।